जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रारूप समिति और उसके कार्य और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे उनमें, कब उसका गठन हुआ, क्या क्या उसके कार्य थे, इन सब के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएंगे, तो अध्यक्ष का नाम क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी। 6 इसके सदस्य थे और एक इसका अध्यक्ष था। इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ था इसका 29 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसके कार्य क्या थे? कार्य थे इसके संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करना इस समिति का कार्य था। और ये समिति प्रारूप तैयार करके संविधान का संविधान सभा में इसको बहस के लिए छोड़ती थी, यानी कि देखती थी कि कौन इस प्रारूप के पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में है। और इन सब कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास थी? प्रारूप समिति के पास थी। तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी, कितने इसके वाचन हुए थे, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत से क्या मतलब है? यहाँ पर जो हमारा भारत का संविधान है वो कई देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, अर्थात अलग अलग देशों का जो संविधान है उससे कुछ चीजें ग्रहण करके हमने अपने संविधान में जोड़ रखी है। तो वे चीजें ही देखनी आज जो मोस्ट इंपोर्टेंट देश है और उन देशों से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की है, आज उन सब के बारे में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जानेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है और किस किस देश से हमने इनको ले रखे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वीडियो में केवल हम उनकी चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले देश का नाम हम लिखेंगे। सबसे पहले देश का नाम क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए। तो इससे हमने क्या ले रखा है, इससे जानेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की हैं? तो नंबर 1 इससे क्या ग्रहण किया है हमने? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। जो संविधान की सर्वोच्चता है वो हमने कहां से ली है? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। संविधान की सर्वोच्चता कैसे? यानी कि जो भारत में सबसे ऊपर होगा, जो सर्वोच्च होगा वो संविधान होगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होगा। ये बात कहां से ली है हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रावधान लिया है। दूसरी बात हमने यहाँ से लिए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिनको बोलते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे अधिकार क्या क्या होंगे, हमारे पास कौन कौन से अधिकार होंगे। हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, पूरे देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, अपनी जमीनें रखने का अधिकार हमारे पास होगा और व्यापार करने का अधिकार हमारे पास होगा। तो ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये इसका प्रावधान हमने कहां से ले रखा है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ले रखा है। नंबर 3 क्या लिया है यहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद हमने यहाँ से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो देश का दूसरा नागरिक होता है, पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ये भी हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। और क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? वो भी हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण की हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, यह प्रक्रिया भी हमने कहां से? यूएसए से ग्रहण की हुई है। नंबर दूसरे देश का नाम देखेंगे। दूसरा देश कौन सा हो सकता है? दूसरा देश होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या ग्रहण किया है ब्रिटेन से? तो देखेंगे ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया है। तो नंबर 1 ब्रिटेन से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। एकल नागरिकता क्या होती है? एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। अर्थात एकल नागरिकता यानी कि जो केवल एक देश की नागरिकता होगी, केंद्र की जो नागरिकता होगी। और दोहरी नागरिकता क्या होगी?
दोहरी होगी, केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्यों की अलग नागरिकता होगी। जैसे हम देख सकते हैं जो अमेरिका देश है, यानी कि जो अमेरिका यूएसए देश है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी दोहरी नागरिकता कैसी? एक तो वहां पर देश की नागरिकता है, एक केंद्र की नागरिकता है और एक राज्य की नागरिकता है वहां पर। ठीक है, तो हमारे भारत देश की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता भी कैसी? यानी केवल और केवल केंद्र की नागरिकता हमारे पास है, एकल नागरिकता। मोस्ट इंपोर्टेंट है एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरी चीज, ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया है? ब्रिटेन से लिए है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कहां से ग्रहण किए हैं? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं और जिनका वर्णन आर्टिकल 105 में किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार आखिर क्या होते हैं? संसदीय विशेषाधिकार यानी कि जो हमारे सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके पास कुछ अपने विशेषाधिकार होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। वे अधिकार कौन कौन से होते हैं? जैसे यदि आप पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में बैठे हैं, तो आपको संसद भवन में रहते हुए लोकसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक विशेषाधिकार ये हुआ आपका। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि यदि लोकसभा का सत्र चलने वाला हो, तो लोकसभा सत्र के 40 दिन पहले और लोकसभा सत्र चलने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये होते हैं संसदीय विशेषाधिकार। इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 105 में, इनका वर्णन किया गया है। तीसरा देश देखेंगे, तीसरा देश कौन सा होगा? तीसरा देश होगा आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? आयरलैंड से देखेंगे क्या लिया है अपने संविधान में। तो नंबर 1, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी हमने कहां से ग्रहण किए हैं? ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, अर्थात राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होगा अपने नागरिकों के प्रति। राज्य के कुछ कर्तव्य हैं राज्य सरकार के, जैसे अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना। और क्या हो सकता है? जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये सब क्या है? राज्यों के कुछ कर्तव्य हैं। संविधान ने राज्य सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थोप दी है। उन जिम्मेदारियों को ही क्या कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनको कहा गया है। दूसरा प्रावधान यहां से क्या ले रखा है? दूसरा प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान। निर्वाचक मंडल क्या होता है? यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं जब वे चुने जाते हैं, तो उनके चुनाव में, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उनके चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, उसका ही जिक्र किया गया है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यानी कि इसके निर्वाचक पत्ति में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं, इन सब का प्रावधान कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से ले रखा है। तीसरा प्रावधान और यहां से क्या ले रखा है? जो राष्ट्रपति होंगे भारत के, में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और 12 सदस्य कौन हो सकते हैं? वे होंगे जिन्हें कला साहित्य विज्ञान और समाज कार्य में निपुण जानकारी हो। समाज कार्य में निपुण जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वे अपने विवेक से ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकते हैं। राज्यसभा के सांसद उनको बना सकते हैं अपने विवेक से। और वे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? वे हो सकते हैं जिनको कला साहित्य विज्ञान व समाज कार्य में विशेष जानकारी हो। कला जैसे कौन? सचिन तेंदुलकर के अंदर कैसी कला है? क्रिकेट खेलने की कला है, वे उनको चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं।
दूसरी बात, साहित्य यानी कि जो साहित्य लेखन होते हैं, कोई कवि हो गया, लेखक हो गया, उनको भी कहाँ भेज सकते हैं, राज्यसभा में चुनकर भेज सकते हैं। तीसरा है विज्ञान, और विज्ञान यानी कि जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों को भी राष्ट्रपति चुनकर कहा राज्यसभा में भेज सकते हैं, राज्यसभा में सांसद बना सकते हैं। और चौथा है समाज कार्य, यानी कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य करता हो उसको भी राष्ट्रपति महोदय चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। बात करते हैं चौथे देश की। चौथा देश होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई है, इस बात का जिक्र हम करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, नंबर 1 प्रस्तावना की परिभाषा, इसको यहां पर लिखेंगे मिटा के, प्रस्तावना की परिभाषा। प्रस्तावना की परिभाषा भी कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आएगी, एक चीज आएगी उस प्रस्तावना की परिभाषा कहां से ली गई है, दूसरी बात प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोनों बातें अलग अलग है। यदि बात करता है कि प्रस्तावना का जो विचार था वो कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, विचार यानी कि आइडिया कहां से आया था प्रस्तावना का, तो अमेरिका के संविधान से आया। लेकिन जो उसकी परिभाषा थी, जो उसकी भाषा थी, वो कहां से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसे जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के देश में एक प्रस्तावना है तो भारत के देश में भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अमेरिका के प्रस्तावना को नहीं लिया, किसको ग्रहण किया है, फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो प्रस्तावना है उसी संविधान को भारत ने संविधान में ग्रहण किया है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया, तो यूएस से, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की परिभाषा कहां से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये ली गई है। नंबर दूसरी बात और क्या, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची का वर्णन किसमें है, अनुसूची 7 में इसका वर्णन है। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है, वे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है उनको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। राज्य सूची क्या होती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची क्या होती है, जिन विषयों पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है, उन विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से इसको ग्रहण किया गया है। नंबर 3, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और ये प्रक्रिया कहां से ली है, ये प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र व राज्यों के बीच कैसे शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र के पास कौन कौन से कार्य करने की शक्ति होगी और राज्य के पास कौन कौन से कार्य करने की शक्ति होगी, इस सब का प्रावधान भी हमने कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। नंबर 5 बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या ग्रहण किया है, जर्मनी देश से, तो जर्मनी से हमने ग्रहण किया है आपात उपबंध। आपात उपबंध या आपातकालीन सेवाएं, इनको बोल सकते हैं। तो आपात काल क्या होता है, आपात उपबंध क्या होता है। आपात उपबंध होता है, आपात उपबंध 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो इनका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। आर्टिकल 352 में वर्णन है इसका राष्ट्रीय आपातकाल का, आर्टिकल 356 में वर्णन किया गया राष्ट्रपति शासन का, और आर्टिकल 360 में वर्णन किया गया वित्तीय आपातकाल का। क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल, समझेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह भारत में हो गया है और राष्ट्रपति को लगता है कि अब आपातकाल की आवश्यकता है, आपात उपबंध की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जैसे किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो देश में क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है।
ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। और प्रक्रिया कहां से ली है? जर्मनी के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। दूसरा आपातकाल कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य न कर रही हो या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से कहकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में जिसका वर्णन है। और ये कब होता है? जब भारत में धन की कमी पड़ जाएगी, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। अब तक कुल भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। तो ये प्रक्रिया कहां से ली है? बात बंद की जर्मनी से। नंबर 6 देश की बात करते हैं। नंबर 6 देश कौन सा होगा? नंबर 6 होगा रूस। और रूस से क्या ग्रहण किया है? रूस से ग्रहण किया है हमने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जिनको बोलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से ग्रहण किए हैं? ये हमने रूस के संविधान से इनको ग्रहण किया है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? यानी कि संविधान ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थोप दी है, उनको ही क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य। अर्थात हमारे कर्तव्य होंगे। कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं हमारे? जैसे हमारे आदर्श, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे आदर्श है, उनकी भावनाओं को अपने हृदय में हमेशा संजोए रखें। इस तरह के क्या होते हैं? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई ऐसा कार्य करें जिससे देश निरंतर ऊंचाइयों को छुए। तो ये हमारे कर्तव्य हैं ऐसे ऐसे। और इन कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहां से लिया गया है? रूस से ले रखा है। सोवियत संघ रूस से हमने इनका प्रावधान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले देश की। और अगला देश 7वें नंबर पर कौन सा होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के देश से क्या ग्रहण किया है? यहां से ले रखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये किस देश से ग्रहण की है? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। यानी कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। और क्या होता है संविधान संशोधन? यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश का जो संविधान है, यदि इसमें कुछ भी संशोधन करना है तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। यानी कि संविधान में कुछ जोड़ना है या संविधान से कुछ हटाना है तो उसको संशोधन कहा जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वर्णन है किसमें? आर्टिकल 368 में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये थे हमारे संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। लेकिन जो हमारे संविधान के विदेशी स्रोत हैं, लेकिन इनसे भी अधिक जो प्रभाव है हमारे देश के संविधान पर, वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? तुम क्या बोलेंगे? इसको नोट करके भी आप लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, इस पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और क्यों है इसका इतना अधिक प्रभाव 1935 का? जो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, इसका प्रभाव इसलिए है क्योंकि इससे संविधान में 250 अनुच्छेद या तो जो के तू रख लिए हैं हमने, या इनको कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। यानी कि जो अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, में ही जो के तू हमने आज के संविधान में ऐड कर रखे हैं। इसलिए इसका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव है भारत के संविधान पर। तो ये थे कुछ आज के विदेशी स्रोत संविधान के। और जाना हमने भारत शासन अधिनियम से इतना अधिक प्रभावित क्यों है हमारा संविधान। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा तथा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, क्या आपकी समझ में आता है या फिर नहीं आता है। और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।